Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Parisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है DFCCIL में जनरल साइंस का। ठीक है ना, यहाँ पे आपको मैं जनरल साइंस के 7 तो अलग से सेट दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए कराए हैं, जो आपके जेई वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा अब यहाँ पर हम अपनी क्लास नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कल थ्योरी कराई, क्वेश्चंस कराए प्रीवियस ईयर। और आज आपकी है ये क्लास नंबर 2, जिसमें कि मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस को बिल्कुल थ्योरी के साथ कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सेम टू सेम रिपीट तो नहीं होंगे, बट उस टॉपिक से बाकी के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पेपर आपका 2018 में कंडक्ट हुआ था, एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग, क्योंकि उस टाइम पे ऑपरेटिंग होता था। अब ऑपरेशंस एंड बीडी की पोस्ट बना दी गई है यही आपकी, तो इसमें बिजनेस डेवलपमेंट और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड आई होप कि आपने पिछला वाला लेक्चर कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो पिछला वाला लेक्चर करके आओ। ठीक है, और एज ऑलवेज हम पहले क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को विद थ्योरी कर लेते हैं। इसके बाद में थ्योरी वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी ब्रांचेस वगैरह हैं DFCCIL की, मोस्टली सबके यहाँ पे टेस्ट वगैरह दे रखे हैं। और काफ़ी एन नंबर ऑफ टेस्ट हैं यहाँ पे, जैसे ऑपरेशंस एंड बीडी में भी 57 चैप्टर टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट अलग हैं और फुल टेस्ट अलग है, टाइम टू टाइम ये आपके आते रहेंगे। और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो ये सब आप यहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हो, इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी हर यहाँ पे आपका जो हर टाइप का यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह हैं सबके दे रखे हैं। और आप यहाँ पे जाके एसएससी का भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, रेलवे का भी कर सकते हो, जितने भी एग्जामिनेशन है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या फिर आपका और भी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गए, उनके भी आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह कर सकते हो। एक ही बार में सारे के सारे टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी फिर आते हैं यहाँ पे आज के सेशन पे। अच्छा, आप यहाँ पे कूपन कोड लगाओगे अगर पेंटेन वगैरह, तो 30 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। नहीं तो अपना आपस में आप लोग कोड वगैरह शेयर कर लेना, उससे भी यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट आप लोगों को आपस में हो जाएगा। ठीक है, अपना जिसने ले रखा हो अपना कोड वगैरह आपस में देख लेना, जिसको लेना हो वो उससे कोड ले लेना आपस में, थोड़ा सा आपको भी मिल जाएगा ऑफ, और जो कोड शेयर करेगा उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए खैर आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से जो है यहाँ पर चीज़ों को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलो अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डेली लाइफ इज नॉट अ कार्बन कंपाउंड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखने में बहुत ही हल्का क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन मुझे इसके बहुत सी चीज़ें करानी है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई हैं, या फिर वो जो थ्योरी है ना वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक बार उसको हम देखेंगे। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कार्बन कंपाउंड कौन सा नहीं है, मिनरल ऑयल है, घी है, टेबल शुगर है और सॉल्ट है। अब ये जो पूरा का पूरा आपका टॉपिक है, ये आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से उठ के आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब चीजें जानना। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। देखो हाइड्रोकार्बन पहले समझो, कार्बन कंपाउंड जब भी मैं आपसे बोलूंगा या फिर कार्बन कंपाउंड आपको कभी भी एग्जाम में अगर लिखा मिलता है, तो उसका मतलब क्या है, क्या लिखा मिलेगा आपको, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, उसमें देखो हाइड्रो से हो गया आपका हाइड्रोजन होगी, कार्बन से हो गया उसमें कार्बन होगी। तो जो भी ऐसे आपके कंपाउंड है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। कार्बन को किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो फटाफट से, ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, शुरू से शुरू करेंगे बिल्कुल। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। और एटॉमिक अगर मैं वेट की बात करूं, क्या बात करूं, इसका एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 12 यूनिट का। अच्छा, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन नहीं लेनी है, आपका एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा। और यहाँ पे एटॉमिक मास का मतलब होता है इसका आणविक भार कितना है। ठीक है ना, और जो ऑर्गेनिक आपका क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, आपका कार्बन होगा, और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाता है, एच हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात, अरे बोलो हाँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जब भी मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ ना, तो हाइड्रोकार्बन आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कितने जो है टाइप्स में आपका डिवाइडेड है, तो ये एक्चुअली में 2 टाइप में डिवाइडेड है, फिर उसके भी पार्ट्स हैं। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ये आपका देखो 2 टाइप में डिवाइडेड है, कौन कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि यहाँ पर देखो हाइड्रोकार्बन, या अब हाइड्रोकार्बन को मैं HC लिख दूंगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
कौन सा होता है दूसरा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, अगर पूछ ले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, तो बेसिकली आपकी तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन कौन से? एल्केन होता है आपका, फिर होता है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और क्लास 9th 10th की एनसीईआरटी में ये सब बातें दे रखी हैं, तो आपके कंपटीशन में तो लग आती रहती है हमेशा, और रेलवे के एग्जाम में भर भर के आते हैं ये सब। ठीक है ना क्वेश्चंस? तो अब देखो यहाँ पे एल्केन का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से अब। ठीक है ना, एल्कीन का मतलब क्या है और एल्काइन का मतलब क्या है, ध्यान देना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, और अगर मैंने अनसैचुरेटेड बोल दिया तो वो हो जाते हैं एल्कीन और एल्काइन। समझ में आई इतनी सी बात? यहाँ तक क्लियर हुई क्या सभी को? अरे बोलो हाँ फटाफट से, फटाफट से हाँ या ना बोलते जाना है। ठीक है ना? देखो एल्कीन, एल्केन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका कार्बन होगा, और कार्बन के जितने भी बॉन्ड बन रहे होंगे, कार्बन के ना 4 बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं हमेशा, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट है। कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेट से मेरे कार्बन के पास ये 4 यहाँ पे जुड़ने थे, तो यहाँ पे आके चारों H जुड़ गए। ठीक है ना, क्या जुड़ गए? आके 4 जो है H के एटम जुड़ गए, तो ये मेरा क्या हो गया? CH4 हो गया। और सबके साथ ये देखो क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड बनते हैं उसको हम बोलते हैं एल्केन। ठीक है ना, अगर यहाँ पर आपका एक भी बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया ना, तो वही ये हो जाएगा आपका क्या? वो हो जाएगा एल्कीन। समझना ध्यान से। अभी ये जो CH4 है इसको क्या बोला जाता है? मीथेन बोला जाता है वैसे। ठीक है, क्या बोला जाता है CH4 को? मीथेन। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि मीथेन को यहाँ पर एक नाम से और हम जानते हैं, ये भी चलो इसको साथ में साथ निपटाते हैं। मीथेन को जो है मार्श गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्श गैस। तो ये भी नोट डाउन कर लो, और सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, बहुत जरूरी हैं। ठीक है ना? तो देखो मीथेन को मार्श गैस बोलते हैं, इतना क्लियर हुआ। चलो यहां तक चीज आपकी क्लियर की एल्केन में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनते हैं, और हमेशा हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना? एक। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, यानी कि इसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बॉन्ड ही एक बना पाएगा। ठीक है, तो जब भी डबल बॉन्ड बनेगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो वो आपका कार्बन के साथ ही बनेगा। जैसे मैंने एल्कीन की बात करी, तो एल्कीन में लेट से आपका एक कार्बन ये है, मैंने कहा इसके साथ डबल बॉन्ड में दूसरा कार्बन चिपका दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो ये हो गए। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बचे? 2 बॉन्ड और बचे, तो CH2 यहाँ बना दिया, और फिर ये भी अपना CH2 ले लेगा। देखो दोनों कार्बन के 4 4 बॉन्ड पूरे हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, क्लियर है? तो दोनों कार्बन ने कितने? 4 4 बॉन्ड पूरे कर लिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। जहां भी आपका डबल बॉन्ड आ जाए वो क्या हो जाता है? एल्कीन हो जाता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या इतनी सी? चलो अब अगर हम यहाँ पे एल्काइन की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें? एल्काइन की। तो एल्काइन का मतलब यहाँ पे देखो वाई लग गया, वाई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। किस किस के बीच में आएगा? तो जो 2 कार्बन एटम है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो लेट से मैंने यहाँ पर 3 बॉन्ड तो ये हो गए, तो 4th बॉन्ड मैंने H चिपका दिया, यहाँ भी H चिपका दिया। देखो चारों के चारों बॉन्ड पूरे हो गए दोनों कार्बन के, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा? एक अल्काइन हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बस इतना सा समझना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर एक जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इन तीनों के लिए एक एक फॉर्मूला होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन का फॉर्मूला बताओ, एल्केन बनाने का फॉर्मूला बताइए, एल्केन का फॉर्मूला बताइए, एल्कीन का फॉर्मूला बताइए, और एल्काइन का फॉर्मूला बताइए। इन तीनों के आपसे फॉर्मूलेज भी पूछे जाते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लो किसका क्या फॉर्मूला है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C, ध्यान देना, CN और H2N प्लस में 2। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? लेट से मैंने अगर यहाँ पर कार्बन का एक एटम लिया, तो मुझे हाइड्रोजन के कितने एटम लेने पड़ेंगे? क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछा गया है कई बार। लेट से मैंने बोला आपसे कार्बन के अगर मैंने 2 एटम लिए, तो हाइड्रोजन के कितने लेने पड़ेंगे? तो बस C2 हो गया, तो H कितना हो जाएगा? H का हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो गया ये बोलो, बताओ फटाफट से। C2H6, तो अगर कार्बन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के 6 होंगे, अगर हम कोई एल्केन को लेना चाहते हैं। फिर इसी तरीके से एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। ठीक है ना, ये प्लस का 2 हमने हटा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अरे समझ में आ रहा है तो फटाफट से हाँ बोलते जाओ। ठीक है ना, देखो CnH2n हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? लेट से मैंने बोला अगर हमने यहाँ पे कार्बन के 3 एटम ले लिए, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने होंगे? तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अगेन 6 हो जाएंगे। तो अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, तो कार्बन के अगर 3 तो हाइड्रोजन के 6 हो गए। अच्छा, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और -2।
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने आपसे बोल दिया कि अगर मैंने कार्बन का एक एटम, कार्बन के अगर मैंने यहाँ पे लेट से 4 एटम ले लिए, ठीक है ना, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे आपके 6। बात समझ में आ रही है? तो फिर ये क्या हो गया, C4H6 बन गया। समझ में आया? ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये पूरी की पूरी थ्योरी, ये सब आपका पूछा जाता है। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और ये आपकी कहानी होती है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, जो आपकी पूछी जाती है। वैसे तो फिर आपका एल्केन के कई सारे टाइप्स होते हैं, फिर एल्कीन के टाइप्स होते हैं, फिर एल्काइन के होते हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम कराता रहूंगा। फिलहाल आप इतनी सी चीजें ध्यान में रखो, बेसिक बेसिक्स तो आपको पता हो, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब यहां पर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब इनमें से कौन सा कार्बन कंपाउंड नहीं है। तो अगर आप इस सॉल्ट को देखोगे ना, तो इस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। देखो मैंने आपको कार्बन कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। यहाँ तो ना मुझे हाइड्रोजन दिख रहा ना कार्बन दिख रहा, यानी कि ये जो NaCl है यही मेरा नॉट अ कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं इसको देखकर ही बता सकता था। लेकिन ये जो आपका मिनरल ऑयल है, घी है, टेबल शुगर है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम देखेंगे अभी थोड़ा सा। तो फिलहाल तो NaCl आंसर हो गया। NaCl में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो Na है, Na क्या होता है आपका, सोडियम होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और Cl आपका क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है ना। Cl होता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 17 होता है। और जो Na है, Na का चलो बताओ फटाफट से, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो Na का होता है 11। ठीक है, अच्छा आप लोगों को एटॉमिक नंबर आते हैं क्या? कम से कम 30 तक तो एटॉमिक नंबर याद करके रखो। वैसे आपको अभी तक 50 तक होने चाहिए थे, लेकिन तब भी 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखो। अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं किसी एक क्लास लेकर के आपको ये सारे के सारे याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए खैर, Na हो गया आपका क्या, सोडियम। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पर सोडियम के एटॉमिक मास की बात करूं तो ये देखो बहुत कम है इनका नंबर, क्या 11 और 17 है, तो 30 के अंदर जितने भी होते हैं ना, इनका आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं। 11 है, इसका एटॉमिक वेट होता है वैसे 20.98, लेकिन इसको 23 भी बोला जाता है, ठीक है। तो 23 बेसिकली मान लेते हैं, अब 98 है। बाकी अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका भी 35 जो है आपका होता है क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, ध्यान में रहेगी इतनी सी बात। अच्छा अब ये जो सोडियम है, सोडियम का आपका ये भी ध्यान में रखना है, सोडियम आपका क्या है, कहाँ लिखूं, देखो सोडियम आपका एक एल्कली मेटल है। ठीक है, कैसा है, एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल है यानी कि आपका कौन से ग्रुप में रहेगा, तो ग्रुप 1 में होता है, ठीक है। ग्रुप 1 में है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। ये क्लोरीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये चीजें बहुत ध्यान से नोट डाउन करते जाओ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्लोरीन जो है आपकी ये क्या होती है, एक हैलोजन है, ठीक है ना। क्या है ये आपकी, एक हैलोजन है, और ये ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट होती है। कौन से ग्रुप में, 17 में। टोटल कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, बताओ जरा जल्दी से। टोटल 18 ग्रुप जो है आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, जिसमें 17 ग्रुप में आपका क्लोरीन आती है। अरे बोलो हाँ, ये सब क्लियर हो रहा है ना। अब एक चीज और यहाँ से पूछी जाती है NaCl से, ये जो सॉल्ट होता है ना, इसमें NaCl आपका 1:1 के रेशियो में मिक्स होते हैं, ठीक है। कौन से रेशियो में, 1:1 के रेशियो में ये मिक्सअप होते हैं। अरे क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से हाँ, है ना। ये सब का सब नोट डाउन करते जाओ बड़े आराम से। क्वेश्चन आपका ये थोड़ी ना कि यही वाला रिपीट होगा, हम तो पूरे क्वेश्चन की यहाँ पे एक तरीके से पोस्टमार्टम कर डालेंगे। देखो अब यहाँ पे आता है आपका मिनरल ऑयल, समझो जरा मिनरल ऑयल के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन आपके यहाँ मिनरल ऑयल से बन सकते हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द क्लास 9th एंड 10th NCERT। देखो अगर मैं मिनरल ऑयल की बात करता हूं तो ये आपका मिनरल ऑयल किससे बनता है, सबसे पहले तो ये समझो क्रूड ऑयल से बनता है, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या होता है आपका, जो कच्चा तेल होता है, हिंदी मीडियम वाले लिख लो भाई, कच्चा तेल जो होता है उससे आपका मिनरल ऑयल बन रहा होता है। चलिए किससे बना, मिनरल क्रूड ऑयल से बना। अब ये जो मिनरल ऑयल है, कहाँ लिखूं, देखो यहाँ लिखता हूं, जो आपका यहाँ पर कलर को यहाँ भी चेंज करो भाई। देखो मिनरल ऑयल होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये आपका है क्लास 9th की NCERT में, खैर एस चांद में मैंने पढ़ा था ये। मिनरल ऑयल जो है आपका कौन सी, क्या बोलते हैं, कितने इसमें कार्बन के एटम होते हैं, तो इसमें भाई कार्बन के 15 से लेकर के 50 एटम तक प्रेजेंट होते हैं। किसके, कार्बन के। तो ये चीज आपकी बस पूछी जा सकती है, मिनरल ऑयल में कार्बन के कितने एटम होते हैं, 15 से लेकर के 50 एटम तक प्रेजेंट होते हैं, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। ये जहां तक मुझे याद है मैंने 9th क्लास की एस चांद में पढ़ा हुआ था, ठीक है। चलिए खैर, ये हो गया आपका मिनरल ऑयल हो गया। अब बचा ये घी। घी देखो, घी के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। घी का तो भाई सीधा का सीधा फॉर्मूला भी दे रखा है, देखो यहाँ पे घी। अगर हम यहाँ पर बात करें घी की,
तो घी या फिर जो आपका वेजिटेबल घी होता है, बेसिकली वेजिटेबल घी जिसको बोला जाता है, वनस्पति घी समझते हो ना, हिंदी में वनस्पति घी नहीं आता है आपका। तो देखो वनस्पति घी जो होता है, इसका ना केमिकल फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, अगर कभी आपके सामने ये दे दें क्वेश्चन लेके ये वाला, तो याद रखना क्या होता है। C17, H आपका होता है 33, और फिर आपका COO। COO का मतलब क्या है, ये एक ईस्टर होता है, ठीक है ना। चलिए खैर, इसका कर दो क्या, होल थ्राइस, क्या कर दिया, होल थ्राइस। और फिर आपका आगे आ जाता है C3 और H5, ठीक है। ये होता है वेजिटेबल घी का फॉर्मूला, जो कि आपके क्लासेस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है ना। ये आपको याद भी हो जाएगा बहुत इजीली। C17, H33, COO का होल थ्राइस, C3H5, ठीक है ना। ये किसका होता है, जो आपका वेजिटेबल घी होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है इसका बेसिक केमिकल फॉर्मूला, नोट डाउन कर लोगे ना। तो देखो सारी की सारी चीजें निपटानी, अगली बार अगर उसने ऐसा पूछ लिया, बताओ वेजिटेबल घी का फॉर्मूला, तो क्या करोगे, हाँ बैठे रहोगे क्या, नहीं बैठना है भाई, हम लोग सब कुछ पढ़ के जाएंगे। तो ये दोनों, तो दोनों देखो ये क्या हुए। अब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन समझा दिया ना, तो बताओ इन दोनों में क्या है आपका, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, ऊपर भी मैंने आपको बताया कार्बन प्रेजेंट था, तो ये दोनों तो कार्बन कंपाउंड हो गए। अब आता है टेबल शुगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में ये टेबल शुगर है, बहुत से लोग इसको देख करके निकल भी जाएंगे, लेकिन देखो डियर, इसके अंदर ना कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का पोटेंशियल छुपा हुआ है टेबल शुगर के अंदर। समझते हैं भाई कैसे क्या छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट डाउन करते जाना है, समझते हैं भाई टेबल शुगर के बारे में फिलहाल। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन देखने का क्या तरीका होता है। एक तो आपको क्वेश्चन ना करने नहीं आते, ना आपको मॉक टेस्ट ढंग से देना आता है, ना कोई टेस्ट अटेम्प्ट करना आता है। कभी भी मॉक टेस्ट देते हो तो इसी तरीके से अटेम्प्ट किया करो, और अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो ना, तो वो तो ऐसे लगाना है कि बाल की खाल उतार के रख देनी है। समझ में आ रही है बात। देखो टेबल शुगर क्या होती है, समझना यहाँ पर ध्यान से। तो देखो भाई, टेबल शुगर जो होती है, ये होती है आपकी सुक्रोस, ठीक है। क्या होती है, ये आपकी सुक्रोस होती है। अगर आपको ना पता हो तो देखो ध्यान से सुनो, जो शुगर होती है ना, वो बहुत टाइप्स की होती है शुगर। आपका शुगर में ग्लूकोज भी आता है, शुगर में आपका सुक्रोज भी आता है, शुगर में आपका फ्रक्टोज भी आता है। तो अब यहाँ पर टेबल शुगर कभी आपसे पूछ ले, टेबल शुगर कौन सी शुगर होती है, तो ये होती है आपकी सुक्रोज। समझ में आ रही है बात। और ये सब क्या होते हैं, ये जो शुगर हम बना रहे हैं, सुक्रोस है, इसका फॉर्मूला नोट डाउन करो। चलो सुक्रोस का फॉर्मूला सब लोग नोट डाउन करो, क्या होता है ये, C12H22 और O के होते हैं 11 एटम, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, C12H22O11। मैंने आपको ना ऊपर बताया था हाइड्रोकार्बन के बारे में, जब मैंने आपसे कहा भाई हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो यहाँ देखो, जब मैंने आपसे कहा कि भाई हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रोजन होता है, एक आपका कार्बन होता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और कार्बन तो है ही सही, लेकिन एक जो है ऑक्सीजन का एटम और आगे चिपक गया इनके साथ में। तो जब ये ऑक्सीजन आ गया, तो इनको अब हम क्या बोल देंगे, ध्यान से सुनते जाना, सारी चीजें है ना, नोट डाउन करो सारे, एक एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन देगा आपको। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, इनको क्या बोल देते हैं, कार्बो। और ये आपका, ये तो कैब्रो हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो लास्ट का ड्रेट्स लिखा हुआ ना, एट्स, ये एट्स ही यहाँ पर इस ऑक्सीजन को यहाँ पे एक तरीके से आपका दर्शा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ATES आ गया। खैर ये समझो, इनको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। अब ये जो शुगर बनती है ना, ये ध्यान से समझो यार, ये ना सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। देखो अब जब बात छिड़ी गई है, तो इसको यहाँ तक लेके ही आते हैं। ये जो सुक्रोस होती है ना, शुगर आपकी ना कई टाइप की होती है, जैसे मैंने बोला शुगर हो गई, या फिर ये जो शुगर वगैरह होती है, इनको ना सैकेराइड बोला जाता है। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स बोलते हैं। तो ये जो सैकेराइड होती है ना, या फिर ये जो शुगर होती है, कई टाइप की होती है। एक होती है आपकी यहाँ पर मोनोसैकेराइड, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप बिल्कुल। ये क्या होती है, मोनोसैकेराइड होती है। फिर आपकी यहाँ पर ऑलिगोसैकेराइड होती है, ठीक है ना, ऑलिगोसैकेराइड होती है एक शुगर। ऑलिगोसैकेराइड, हिंदी वाले यार परेशान मत होना बिल्कुल भी, ये बस एक शब्द लिखा हुआ है मोनोसैकेराइड, ये लिखा है ऑलिगोसैकेराइड। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या होता है, तो आपको समझ आएगा फिर ये क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये बस लिखा हुआ है, उन्हें भी ज्यादा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये मोनो हो गया, ऑलिगो हो गया, फिर होता है आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक है। शुगर आपकी कितने टाइप की हो गई, बेसिकली 3 टाइप की हो गई। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, देखो मोनोसैकेराइड का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट या फिर ऐसी शुगर जो कि आगे आपका रिड्यूस ना हो सके, ठीक है ना। आगे रिड्यूस ना हो पाने का मतलब, ये केमिस्ट्री के टर्म में यार बहुत सारी चीजें होती हैं, टॉलरेंस रीजेंट होता है जिससे रिड्यूस नहीं होती, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, वो आपका हायर एंड पे है। तो बस आपको मैं बेसिक सा समझाता हूँ।
कि कोई भी कंपाउंड जब उससे ज्यादा छोटे शुगर में ना तोड़ा जा सके तो उसको हम बोल देते हैं, या फिर ऐसी शुगर जो उससे छोटी शुगर में ना तोड़ी जा सके उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। ठीक है ना, तो मोनोसैकेराइड में आपकी कौन कौन सी शुगर आ जाती है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोनोसैकेराइड में आ जाता है आपका फ्रक्टोस। ठीक है ना, क्या आ जाता है, वेट अ सेकंड यहाँ पे लिख देता हूं, फ्रक्टोस और ग्लूकोस। ठीक है ना, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस। तो ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस मैंने बताया ये दोनों शुगर होती हैं, जैसे अभी ये सुक्रोज बताया था वह, तो ये आपकी कैसी होती हैं, मोनोसैकेराइड होती हैं। ऑलिगोसैकेराइड का क्या मतलब होता है, ऐसी शुगर जो कि उससे छोटे 2 से लेकर के आपका 12 शुगर तक टूट जाए। ठीक है ना, उसके 2 से 12 टुकड़े हो जाएं, इतना समझो। ठीक है ना, रिड्यूस हो जाता है बट वो केमिकल टर्म्स है, फिर उन पे नहीं जाना। ठीक है, फैलिंग रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है, तो वो फिर अलग चीज है यार। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 से लेकर के 16 टुकड़ों में टूट जाए तो उसको बोला जाता है वो ऑलिगोसैकेराइड है। लेकिन तो यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड में जो 2 टुकड़ों में टूट जाता है उसको क्या बोल देते हैं, डाइसैकेराइड। ठीक है, क्या बोल देते हैं, डाइसैकेराइड। तो जो डाइसैकेराइड है उसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका क्या, सुक्रोज। तो बस ये क्वेश्चन आपका यहां तक पूछा जाना है। फिर पॉलीसैकेराइड में तो 12 से ऊपर कितने भी एटम में टूट सकती है शुगर। ठीक है, तो बस यहां तक ये समझो। अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है ये किस टाइप की शुगर है, तो ये मोनोसैकेराइड है। अगर आपसे पूछ ले सुक्रोज किस टाइप की शुगर है, तो फिर ये आपकी कैसी है, ऑलिगो डाइसैकेराइड है। ठीक है ना, ऑलिगो नहीं डाइसैकेराइड हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आई, यहां तक पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो हाँ। सुक्रोज का फॉर्मूला आपने याद कर लिया, ग्लूकोज का भी याद कर लो। ग्लूकोज का तो सबको याद होगा, C6H12O6 होता है। ठीक है, अब फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है ना वो भी C6H12O6 होता है। लेकिन अब भाई ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए, इनका इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी फॉर्मूला यही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ग्लूकोज का अलग होता है, फ्रक्टोज का अलग होता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं ग्लूकोज को ऐसा, फ्रक्टोज को ऐसा, तो फिर ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये चीज मैं आपको बताऊं नहीं बताऊं, देखो बता देता हूं। ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसको क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसको प्लस साइन से हम जो है डिनोट करते हैं इसका स्ट्रक्चर में। और जो आपका फ्रक्टोस होता है वो माइनस, यानी कि लीवो रोटेटरी होता है। बाकी ये सब तो नहीं आएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखो जितना बता दिया है मैंने। ठीक है, कितनी शुगर है आपकी, मेन टाइप की ग्लूकोज है, सुक्रोज है और फिर आपका फ्रक्टोस है। ठीक है, ये चीजें इतनी ध्यान में रखनी है। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रहा है क्या, फटाफट से बोलते जाओ हाँ कि नहीं। तो चलो खैर अपने अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड फॉर, एक सेकंड रुको, मैं जरा यहाँ से इन चीजों को हटा देता हूँ। एक सेकंड रुको भाई, फटाफट से यहाँ से इसको हटाते हैं। देखो क्वेश्चन आप तब तक ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, समझाता हूँ हिंदी में भी। विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट्स टीथ। यानी कि वो आपसे पूछने वो आपसे पूछने लग रहा है कि ये जो कौन से टाइप का मिरर यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। डेंटिस्ट का मतलब समझते हो ना, दांत वाला जो डॉक्टर होता है। टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट्स टीथ, यानी कि जो मरीज है उसके दांतों की बड़ी बड़ी तस्वीर देखने के लिए कौन टाइप का जो मिरर है वो आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये प्लेन मिरर देखो यार, प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। हमें बताओ जरा, जैसे लेटेस्ट से ये मेरे सामने एक मिरर खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं गया इसमें अपनी फोटो देखने, यानी कि अपनी इमेज देखने, बेसिकली फोटो क्या, मैं अपनी इमेज देखने गया या फिर अपना मैं रिफ्लेक्शन देखने गया, तो मुझे बताओ कि मिनिमम कितने हाइट का ये वाला मिरर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्लेन मिरर से। लेटेस्ट से मेरी हाइट जो है, मैं आपका 6 फीट का हूँ, ठीक है ना, मैं 6 फीट का हूँ, तो मिरर बताओ कितने फीट का होना चाहिए। तो मिरर जो है आपका मिनिमम मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए। मैं इसमें अपने आप को पूरा देख लूंगा, क्लियर है। तो मिरर 3 फीट का चल जाएगा अगर मेरी हाइट 6 फीट है। तो अगर मेरी हाइट h होती तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए थी, हाफ, यानी कि h/2। क्लियर हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन बनता है प्लेन मिरर से। तो फिलहाल यहाँ का राइट आंसर प्लेन मिरर तो है नहीं। बाकी अब देखो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को ना डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और जिस बच्चे को ये चीज नहीं पता थी, तो जिस बच्चे को ये चीज पता होगी ना, डाइवर्जिंग लेंस, वो इन दोनों ऑप्शन को तो वैसे भी निपटा देगा। अरे भाई दोनों ऑप्शन थोड़ी ना हो सकते हैं, जो कॉन्वेक्स होता है वही डाइवर्जिंग होता है, तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, इसलिए, है ना। तो हर चीज पता होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, अब इसका यूज कहां पर होता है, तो ये भी नोट डाउन कर लो कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका यूज रियर व्यू मिरर में किया जाता है, ठीक है ना। कहां पर किया जाता है, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर ऑफ एनी व्हीकल,
ऑफ एनी व्हीकल, यानी कि आपका जो रियर व्यू मिरर होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कभी भी गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो उसमें जो आपको दूर की इमेज होती है वो छोटी दिख जाती है, ठीक है ना। तो ये करता क्या है, ये बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, मिनिमाइजेज द इमेज, ठीक है ना। जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको मिनिमाइज यानी कि छोटा कर देता है। तो बताओ भाई, यहाँ पे तो हमें बड़ी इमेज देखनी है, तो क्या हम इसका यूज करेंगे, नहीं करेंगे। अब देखो कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे डाइवर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसी तरीके से जो कन्वर्जिंग मिरर है उसका मतलब होता है कॉनकेव मिरर। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर एक ही चीज होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आई डोंट थिंक कि किसी को होगी। देखो अब यहाँ, अच्छा चलो यार, आपको ये ऐसे क्या ही बताऊं, यहाँ पर मैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। छोड़ो यार ये चीज, देखो यहाँ पे कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, लेट अस से मेरा ये एक मिरर है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक मिरर है, क्लियर है। तो ये मिरर मेरा बताओ किस टाइप का होगा, ये वाला मिरर बताइए किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर जो भी मैं रोशनी यहाँ पे मेरी ऐसी आएगी, लेट अस से मेरी रे यहाँ पर ये आ रही है, ये रे चली आई, ये वाली रे चली आई और ये वाली रे चली आई, ठीक है ना। तो ये क्या होगा ना, ये सारी की सारी जो रेज हैं ये आकर के एक पॉइंट पे इस तरीके से मिल जाएंगी, है ना। ये आकर के इस तरीके से मिल जाती हैं, ठीक है। सारी की सारी रेज मेरी ये यहाँ से आएगी, थोड़ा सा डायग्राम ज्यादा परफेक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। देखो ये वाली एक रे यहाँ से आई तो ये आ गई, यहाँ से ये आ गई, ठीक है। तो सारी की सारी एक बिंदु पे आकर के मिल जाएंगी, तो यानी कि कन्वर्ज हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो ये होती है कॉनकेव मिरर की क्वालिटी, ठीक है ना। ये कोई भी मिरर अगर आपको ऐसा दिखे जिसमें कि सारी की सारी जो रेज हैं एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हैं, उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो बोलो इसका यूज कहां पर होगा। इसका यूज ना, जैसे लेटेस्ट से मैंने आपसे बोला कि ये मेरी हेडलाइट है, जो हेडलाइट होती है, ठीक है ना, जो हेडलाइट्स वगैरह होती हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जो भी आपकी लाइट आ रही है ये उस पूरी की पूरी लाइट को ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में जाकर के एक जगह सीधा डाल देगा। तो जो हमें रोशनी दिखती है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी की दिखने लगती है सामने कोई, अगर हमें यहाँ पे कोई चीज देखनी है। समझ पा रहे हो क्या, अरे क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात, हाँ। चलो अगर लेकिन मैं यहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर की बात करता हूँ, तो डाइवर्जिंग मिरर ऐसा होता है, पीछे से ऐसा होता है, यहाँ पे इस तरीके की रेज आई और ये सारी की सारी रेज फिर इधर इधर छितर जाती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, फिर एक यहाँ चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो छितर गई हैं, ये क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई हैं। तो यहाँ पर बताओ इसका तो हम यूज करेंगे नहीं लाइट वगैरह देखने के लिए हेडलाइट में, क्योंकि हमें जो सामने देखना होगा वो तो दिखेगा ही नहीं अगर हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, ठीक है ना। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हम कभी भी हेडलाइट में लगाते नहीं, और इसी का मतलब होता है डाइवर्ज हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, डाइवर्ज हो जाना, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोल देते हैं। इसका मतलब होता है कन्वर्ज हो जाना, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोल देते हैं। अरे बोलो हाँ, यहां तक इतनी सी बात क्लियर हो रही है क्या। तो अगर मैं बात करूं सोलर फर्नेसेस हो गई, तो वहां पर भी किसका यूज होगा, सोलर फर्नेस। तो वहां पर भी आपका जो कॉनकेव मिरर होता है इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेटेस्ट से मैंने एक बड़ा सा मिरर लगा दिया, अब इस पे जो भी सनलाइट पड़ेगी वो कहाँ होगी, वो ऐसी आ जाएगी, ठीक है ना, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी और जो भी मुझे भट्टी में जलाना है वो जल जाएगा। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, हाँ। तो बस, और ये मैग्नीफाई भी कर देता है, जो पास वाली चीज है उसको बहुत बड़ा करके दिखा देता है आपका कन्वर्जिंग मिरर या फिर कॉनकेव मिरर। इसलिए आपका जो है यहाँ पर लाइट भी अच्छे से दिख पाती है डेंटिस्ट को, जैसे डेंटिस्ट ने अपना जो है यहाँ पे क्या लगा लिया, कन्वर्जिंग मिरर लगा लिया, तो उसे बढ़िया एकदम यहाँ पे क्या दिखने लगा, उसकी जो है एक बड़ी हुई इमेज, बड़ी यानी कि लार्ज इमेज दिखने लगी, और उसे जो लाइट थी वो भी उसके दांत जहां वो देखना चाह रहा है वहां पर जाकर के कन्वर्ज हो गई, तो उसे वहां पे जो क्वालिटी है इमेज की वो भी अच्छी दिखने लग गई, ठीक है। तो ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। अरे समझ में आ गया तो फटाफट से हाँ बोलो, क्लियर है यहाँ तक सारी की सारी चीजें, समझ में आ गया ना सभी को। चलो एट्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, यानी कि प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अबंडेंट क्या होता है, प्रचुर, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो कहां पर कौन सी पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सबको पता होगा यार, फटाफट से बता दो इसका आंसर, जिसने गलत किया वो तो उल्टा लटकेगा। तो देखो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें अर्थ के, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका 78% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, कितनी, 78% के आसपास। तो आंसर तो अपना नाइट्रोजन हो गया। चलो मुझे नाइट्रोजन गैस का यहाँ पे फॉर्मूला बताओ, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रोजन गैस का। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के दो एटम होते हैं, यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, N2 हो गया। अब मुझे जरा ये बताओ यार, जो नाइट्रोजन होती है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। तो फिर इसका एटॉमिक मास कितना होता है, बोलो फटाफट से। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ये आपका कितना होता है, 14 होता है, ठीक है ना। अच्छा अगर आपसे ये नाइट्रोजन का है, अगर आपसे N2 गैस की बात करें तो इसका 28 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो हैं नाइट्रोजन के, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। चलो भाई,
ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसका जो एटॉमिक मास यानी कि भार है 16 होता है। अगर मैं ऑक्सीजन गैस के भार की बात करूं कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 16 के दो एटम है ना। अरे समझ में आ रही है बात? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? CO2 होता है। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? क्या आपका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास, बोलो फटाफट से। ये हो जाएगा 12 प्लस का 32, यानी कि 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है। किसका एटॉमिक मास? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर हो रही है बात? हाइड्रोजन गैस का चलो फटाफट से केमिकल फॉर्मूला बताओ। क्या होता है भाई? H2 होता है। तो बताओ जरा मुझे इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? सब लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन हो गई आपकी 78%, 21% इसमें होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन गैस जो है 21% नहीं है, बेसिकली 20.95 होती है। तो हम अपना तुक्का उक्का लगा देते हैं 21 के आसपास, ठीक है ना। चलिए, फिर इसमें 0.1% के पास में आर्गन होती है, और बाकी का बचा जो भी है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अदर गैसेस हो जाती हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई भाई सभी को? तो फिर भाई आज के सेशन में आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। जो भी चीजें मैंने बताई हैं सारी की सारी आपकी क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं उठा उठा के, ठीक है ना। चाहे आप रेलवे का कोई भी पेपर उठा लो, आपका DFCCIL के प्रीवियस ईयर पेपर में कोई ना कहीं पूछा गया है, कहीं आपका रेलवे में पूछा गया है। तो जितने भी आपके मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे मैंने करा दिए इन द फॉर्मेट ऑफ थ्योरी, जो भी चीज़ मुझे रिलेटेड लग रही है। बाकी मैं आपको साइंस में हर इंपॉर्टेंट चीज़ करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। तो बस यही है, फिर आप अच्छे से अपनी मेहनत करते रहो। और आपकी एग्जाम की डेट जो है थोड़ी सी शायद आगे बढ़ गई है, थोड़ी सी शायद या बढ़ी गई है ना। तो थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी क्या, काफ़ी आगे बढ़ गई है। तो कोई बात नहीं यार, अब आपको क्या टारगेट करना है? 100+ का टारगेट करना है। और मैं आपको धीमे धीमे ये जनरल साइंस पूरी कराऊंगा। उसके बाद में आपका ये CRM चल ही रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाली चीज़ है ना, इसकी भी कई सारी क्लासेस हो चुकी है। मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज खत्म कराई दिया। अरे मैं तो आपको इतना बीमार होने के बाद भी सारी चीज़ें करा रहा था, सो दैट आपका जून के फर्स्ट वीक में भी अगर एग्जाम हो जाता ना, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते थे, ठीक है। इस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम करेंगे 100+ स्कोर, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं आपको इसमें अब मैथ्स भी करा दूंगा, जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। रीजनिंग भी आपको करवा दी जाएगी, डोंट वरी। इकोनॉमी एंड मार्केटिंग भी करा दी जाएगी, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छे से करवा दूंगा, इवन करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा। लेकिन मुझे स्कोर चाहिए 100+, समझ में आई बात? और बस खैर अच्छे से पढ़ते रहो, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट बना के आपको रखना है। जो भी टाइम मिला है, अब आपका टारगेट बस यही है। और एग्जाम का आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि आपको जिस दिन CBT देने जाओ उसके बाद से इस एग्जाम की टेंशन खत्म हो जाए, रिजल्ट के लिए भी आपको वेट ना करना पड़े। अपना जो स्कोर ही आप इतना करके आओ कि आपको पता चल जाए एग्जाम देने के बाद कि मेरा 100+ आने वाला है, बाढ़ में जाए फिर दुनिया, ठीक है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। क्या आप लोगों में, मतलब मैं देखो इतना ये कुछ होने के बाद मैंने आपको पूरा हिस्ट्री इतना कंप्लीट कराया, कैसे कराया मुझे पता है ना। लब भी कराया कि चलो यार आप लोगों का भला होगा, आप लोगों का मतलब एग्जाम में जाकर के सब कुछ अच्छा करके आओगे। तब भी आप लोग ऐसी बातें करते हो भाई, है ना। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्या आप लोग हार मान जाओगे क्या? हाँ, यही मैंने सिखाया है। अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करनी है, और मैं हार नहीं मानूंगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बिल्कुल बस, और आपको पता ही है मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मेहनत कर भी रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से करते रहो, ठीक है। ट्रैक से अपने बिल्कुल भी साइड ही नहीं होना। और आप कुछ भी करो यार, ठीक है, आपको जो कुछ करना है करो आप, लेकिन पढ़ाई में अपने 4 से 5 घंटे डेली के देते रहना, ठीक है ना। ये चीज़ ज़रूरी है। आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर, आपको पता है एक बच्चा है जो कि पिकेट ड्यूटी में है, ठीक है ना, वो बच्चा, और वो आपका, मैं इतना हिंदी बोलता हूँ, वो तो हैदराबाद का बच्चा है, ठीक है, तेलंगाना से। तो वो डेली पढ़ लेता है, इतना मन लगा करके डेली 4 to 5 आवर्स लगा रहा है, ठीक है। पिकेट ड्यूटी उसकी लगती है, जबकि डेली आपको पता है कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, कितना ज़्यादा वहाँ पे अभी स्ट्रगल चल रहा है इन सब लोगों का, है ना, पुलिसमैन का। तो यहाँ पे सोचो यार, सब लोग पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग भी करो। जॉब करनी है करो, उसके साथ 4 to 5 आवर निकालो। स्ट्रगल का टाइम है, करो स्ट्रगल, ठीक है ना। चलो खैर, यहीं पर एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।